हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं क्लास 12। किस क्लास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 12 का ये चैप्टर 2 है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं को हम लोग यहाँ पे बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आराम से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था है क्या? तो बोला क्या गया है कि आर्थिक क्रियाएं, हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में पहले क्लास में भी पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो बोला गया है कि आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन। व्यवहारिक अध्ययन कहने का मतलब है जिसे हम लोग डेली लाइफ में उसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसी को कहा जाता है, उसी के अध्ययन को कहा जाता है, उसी के स्टडी को कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वहीं अर्थशास्त्र भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस दोनों में कंपेयर करना भी जरूरी है कि अर्थशास्त्र होता क्या है और अर्थव्यवस्था होती है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं या प्रैक्टिकली जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जब उसको हम लोग थ्योरेटिकली यानी किताब के जरिए सिर्फ किताबी बातें को समझते हैं, उसको हम लोग डेली लाइफ में उतारते नहीं, बस किताबों के माध्यम से उसे पढ़ा जाता है, तब उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहा जाता है। यही इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, देखिए यहाँ वर्ड देखिएगा, ये इकोनॉमी लिखा गया है और यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा गया है, यही दोनों में अंतर है। तो हम लोग जब व्यवहारिक अध्ययन करेंगे तब उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जब हम लोग उससे थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक अध्ययन को, किताबी बातों को सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तब उसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को और भी डिटेल बातें जाने की, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में भी पढ़ना होगा कि कौन कौन से अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के जनरली 3 प्रकार हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़नी है। सारी बातों को हम लोग डिटेल के माध्यम से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहला नाम है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। इसी का अन्य नाम, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, उस नाम को बताइए। तो उसको हम लोग बाजार की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो नाम हम लोग को जानना है, वो जानना है समाजवादी अवस्था। और इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या उससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसे हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बोला जाता है कि जो अधिकार रहेगा वो सरकार के पास होती है, यानी स्वामित्व जो होगा वो सरकार के पास होगी, समाज के कल्याण की बात तो सोची जाएगी, उसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था करते हैं। इसका और भी डिटेल हम लोग और भी अच्छे चीज़ों से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और भारत में हम लोग जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था किसी खास देशों के बारे में हम लोग जानते हैं, अर्थव्यवस्था जो होता है वो हम लोग अलग अलग देशों के बारे में समझेंगे। और अर्थशास्त्र जो होता है वो पूरे विश्व का एक होता है। तो हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने क्या देखा है? तो देखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ लिया, समझ लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन सभी को डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो है क्या। तो सबसे पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहा जाता है कि सभी साधनों पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बोला जाता है कि सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का, किसी पर्सनल निजी व्यक्ति का उस पर अधिकार हो। स्वामित्व कहने का मतलब हो गया उसका अधिकार हो, या उस पर उसका क्या हो, खुद का नियंत्रण हो, दूसरे व्यक्ति का कोई उस पर नियंत्रण न हो, न किसी सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण हो, न किसी दूसरे व्यक्ति का उसके ऊपर नियंत्रण हो। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा बोला क्या जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित के लिए। कहा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उसका संचालन किया जाए वो खुद के हित के लिए किया जाएगा, खुद की लाभ के लिए, यानी उसका निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है उसमें वो अपना खुद का लाभ देखेगा, खुद का हित देखेगा। उसी के उद्देश्य को हम लोग क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में है? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल को आपको याद रखना होगा कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर वहाँ के देश से चलाई जाती है।
इसमें एक और बातें बताई गई है कि इसमें डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का निर्णय बाजार की शक्तियां करती है, यानी बाजार पर निर्भर है। यहाँ डिमांड और सप्लाई होगा, उसकी जो कीमतें जो तैयार की जाएगी वो बाजार की शक्तियां करेगी, सरकार नहीं करेगा, बाजार की शक्तियां या निजी व्यक्ति उसको संचालित करेंगे। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा है, याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में ही बताया था कि 1776 में एक पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पुस्तक में बताया क्या गया है, उन्होंने उसमें अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है, यानी लेजेस फेयर थ्योरी का सिद्धांत दिया गया है। और यह भी पूछा गया है कि लेजेस फेयर थ्योरी का सिद्धांत यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा गया है, किस पुस्तक में दिया गया है, तो वो दिया गया है वेल्थ ऑफ नेशन में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या बताया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमें फीचर समझनी है। विशेषताएं यानी इसकी हमें फीचर्स को समझना होगा कि क्या क्या है। तो कहा गया है कि इसमें कंपटीशन होगा। जाहिर सी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन कैसे होगा, समझते हैं कैसे कंपटीशन होगा। तो कहा गया कि जो भी पूंजीवादी व्यक्ति होंगे वो अपने हित का सोचेंगे, और अपने हित का सोचेंगे तो पूंजीवादी सिर्फ एक व्यक्ति तो अमीर नहीं होगा, किसी देश में एक से अधिक व्यक्ति अमीर होंगे तो वो अपने हित के बारे में सोचेंगे, जिसके कारण एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा बिल्कुल रहेगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी। साथ ही साथ उसका उद्देश्य क्या रहेगा, यानी कहा जाता है कि अगर 2 से 3 व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन में क्या होगा कि लाभ सबसे ज्यादा किसको हो, सब अपने लाभ के बारे में सोचे कि जो दूसरा व्यक्ति है उससे हम कैसे अपना लाभ ज्यादा प्राप्त करें। तो उद्देश्य क्या होगा, तो पर्पस जो होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट का पर्पस होगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम किसी वस्तु को प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कीमत पे उसे हमें क्या करना होगा, सेल करना होगा, बेचना होगा। तीसरा बताया गया कि आर्थिक स्वतंत्रता होगी। जाहिर सी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता होगी। क्यों स्वतंत्रता होगी, क्योंकि सभी को अपने हित के बारे में सोचना है। सरकार का इस पे कोई अधिकार नहीं होता है, तो वो अपने हित के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा बताया क्या जाता है, उपभोक्ता के पास विकल्प, बिल्कुल उपभोक्ता यानी हम लोग, मान लीजिए कि हम लोग अगर मार्केट जाते हैं और कंपटीशन रहेगा मार्केट में, तो हमारे पास ऑप्शन अधिक रहेगा कि अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो अगर कंपटीशन है तो बहुत सारी दुकानें एक साथ रहेगी उस चीज की, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि कंज्यूमर के पास क्या है कि अधिक ऑप्शन है, यानी उपभोक्ता के पास विकल्प अधिक होंगे वस्तु खरीदने का। चौथा है कि आर्थिक असमानताएं होगी, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कीमत यंत्र भी आपको याद रखना होगा कि प्राइस मैकेनिज्म भी होंगे, यानी कीमत यंत्र। तो ये सारी जो है फीचर जो है ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और एग्जाम में आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखें। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग याद रखिएगा कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समाज की अर्थव्यवस्था या नियंत्रित यानी नियंत्रित होगा, यानी किसी के नियंत्रण में होगा। तो नियंत्रण में किसका होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा, तभी तो वो समाज का कल्याण होगा। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा तो वो अपने लाभ के बारे में सोचेगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरे समाज के बारे में हमें सोचना है। तो पूरे समाज के बारे में कौन सोचेगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार सोचेगी कि पूरे समाज को एक साथ कैसे डेवलप किया जाए। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है, या इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इसमें बताया क्या जाता है, इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर, इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये वर्ड जरूर आप याद रखिएगा, सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे कि कीमत, वहां का स्वामित्व नियंत्रण, ये सभी पे किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। सरकार कीमतें तय करेगी, सरकार उस पर नियंत्रित करेगा कि कितना वस्तु का उत्पादन और डिमांड और सप्लाई जो है वो सरकार करेगी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में है, तो ये भी याद रखना है कि क्यूबा हो गया, रूस हो गया, वियतनाम हो गया। वर्तमान में इन सभी देशों में क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और रूस का तो नाम जरूर आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है रूस। इसके अलावा कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसके द्वारा कहा गया है, यानी इसका प्रतिपादन, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो एक व्यक्ति का नाम आपको जरूर याद रखना होगा,
कार्ल मार्क्स रखना होगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, और ये आप VBI कर लीजिए। ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए हैं कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और ये सिर्फ क्लास 12th में एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो एग्जाम 12th लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, वहां पर भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि दास पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ ये पुस्तक लिखा कब गया है ये भी आपको याद रखना होगा। ये पुस्तक लिखा कब गया है, तो 1867 में इस पुस्तक को लिखा गया है। और किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो ये तीनों बातों को याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। किसके देश की अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में ये बताता है। साथ ही साथ 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति या लेनिन की समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति भी कहा जाता है। ये भी सवाल आपको याद रखना होगा कि लेनिन ने क्रांति की थी, उस क्रांति का नाम रखा था समाजवादी क्रांति या समाजवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई क्रांति थी, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये हुआ कब था, तो ये 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे। अब इसकी भी विशेषता हमें जाननी जरूरी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का फीचर्स हमें जानना जरूर होगा। जिस तरह से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था, उसी तरह से हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के विशेषता को जानना होगा और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पे बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव रहेगा। अभाव का मतलब क्या होगा, इसकी कमी होगी, यानी इसमें कंपटीशन नहीं होगा, यानी लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन होगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन तब होगा जब किसी व्यक्ति का निजी उस पर अधिकार रहेगा। इस पे तो सरकार का अधिकार है और सरकार ही उसकी कीमत तय कर देगी। जब कीमत तय हो जाएगा, सरकार कर दिया जाएगा कि इस वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए, तो सभी मार्केट में, सभी दुकानों में उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहेगी, क्योंकि सरकार ने उस वस्तु का कीमत तय कर दिया गया है। तो वहां पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन नहीं होगा। तो यही लिखा गया है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा, यानी लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन होंगे। दूसरा बताया गया उद्देश्य जन कल्याण का। नाम से ही आपको पता हो रहा होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाज की व्यवस्था, यानी समाज को अच्छा बनाना है। तो यानी जो जन कल्याण होंगे, जो वहाँ समाज में जो लोग रहते हैं उसके कल्याण के हित के बारे में सोचा जाएगा, उसके लाभ के बारे में सोचा जाएगा। यानी पर्पस जो होंगे वो पब्लिक वेलफेयर का होगा। पर्पस किसका होगा, तो पब्लिक वेलफेयर का होगा। तीसरा बोला जा रहा है केंद्रीय आर्थिक नियोजन। केंद्रीय आर्थिक नियोजन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी प्लान जो करेगा वो सेंट्रल यानी सरकार के द्वारा ही बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। बाजार कीमत के स्थान पे यहाँ पे प्रशासकीय कीमत रहेगी, यानी कीमत तैयार कौन करेगी, सरकार, यानी प्रशासन जो है उसकी कीमतें तैयार करेगी। और आर्थिक असमानता, आर्थिक यहाँ पे समानता, यानी इकोनॉमिक जो होगा सभी इक्वलिटी, यानी सभी लोग समान यहाँ पे होंगे, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद जिस बातों को हमको जानना है वो जानना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब जान लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व, यानी कहा गया है कि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का सम्मिलित रूप से इस पे अधिकार होगा, यानी दोनों का मिश्रण होगा। भारत इसीलिए जाना जाता है कि इसमें कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया जाता है और इसमें कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया जाता है। इसी का नाम है मिश्रित। मिश्रित का मतलब ही होता है मिक्स होकर चलना। कहा गया है कि अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्था मार्केट अर्थव्यवस्था है, यानी इसे मार्केट इकोनॉमिक के नाम से हम लोग भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग मार्केट इकोनॉमिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे भारत, मलेशिया, फ्रांस, इन सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। और ये उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है भारत वाला, आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद मंदी शुरू हुई थी। थोड़ा सा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इतना तो हम लोग जान लें, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ भी बताए गए होंगे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ या कब शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 के बीच हुआ। ये जनरली हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ का वो ये है, यानी ग्रेट डिप्रेशन
यानी वैश्विक महामंदी, और ये 2023 में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, 2023 में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि 2024 में भी यहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जाहिर सी बात है अगर कहीं भी युद्ध चले, अगर विश्व में युद्ध चले तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था जरूर डगमगाएगी। अर्थव्यवस्था को डगमगाना है ही, जब युद्ध होगा तो नुकसान होगा ही, जिसके कारण क्या होगा कि वहीं से मंदी की शुरुआत हो गई। यानी मंदी कहने का मतलब हो गया कि वहां से प्रॉब्लम, देशों की इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ होना शुरू हो गई, और 1929 आते आते इसका एक नया नाम दिया पूरे विश्व भर में। अभी तो शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये मंदी जो है वो पूरे विश्व भर में फैल गई, जिसका नाम रखा गया वैश्विक महामंदी, और इसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। और इसका ये नाम 1929, ये डेट जरूर याद रखना है, और पूछा गया है कि ग्रेट डिप्रेशन यानी वैश्विक महामंदी किस वर्ष, या महामंदी अगर वैश्विक नहीं लिखता है महामंदी भी लिख देता है, तो आपको याद रखना होगा कि महामंदी कब आई थी, तो 1929 में विश्व स्तर पे महामंदी आई थी। और ये 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में ये पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ जॉन मेनार्ड किन्स, याद रखिएगा, ये नाम भी आपको याद रखना है, और यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसकी अवधारणा दी है। यानी इसके बारे में मिश्रित अर्थव्यवस्था और महामंदी के बारे में, खास करके महामंदी के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसकी अवधारणा इस पुस्तक में इन्होंने दी है। किसने दिया है, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने, या सिंपल नाम आपको याद रखना होगा, किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, और ये भी सवाल आपके 2023 में पूछे गए हैं। तो ये सवाल जो है वो देखिए आपने के लिए, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उन प्रश्नों में एमसीक्यू के प्रश्न को उठा के देखिएगा तो ये पुस्तक का नाम आपको वहां पे साफ साफ दिखाई देगा, और पुस्तक का जनरली ज़्यादातर जो नाम है वो इंग्लिश में ही दिया हुआ है। याद रखिएगा, पुस्तक का ज़्यादा जो नाम है वो किस में दिया गया, इंग्लिश में ही दिया गया है। क्या दिया गया है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसके द्वारा दिया गया है, तो यह लिखा गया है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जान लेते हैं, इसकी भी हमें विशेषता जाननी होगी, जाहिर सी बात है विशेषता पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या क्या विशेषता है, तो विशेषता है उद्देश्य जन कल्याण का। यहाँ पे उद्देश्य जो होगा वो लोगों के कल्याण का होगा, मिश्रित में भी। जैसे भारत में भी, भारत की जो अर्थव्यवस्था जो होती है वो देखा जाता है कि लोगों का कैसे कल्याण किया जाए, लोगों का कैसे भला किया जाए, लोगों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए। तो पर्पस क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। आर्थिक नियोजन प्लस कीमत यंत्र, ये दोनों होंगे, आर्थिक नियोजन भी होगा और कीमत यंत्र, यानी दोनों मिला करके ये काम यहाँ पे भारत में चलाए जाएंगे। साथ ही साथ सामाजिक न्याय होगा, यानी लोगों को जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय होगा, चाहे वो उत्पादक व्यक्ति हो चाहे वो कंज्यूमर हो, उत्पादक करने वाला या उसका उपभोक्ता करने वाला, दोनों का वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा कि उनको, कि दोनों में से किसी को नुकसान ना हो। जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उनको भी ऐसी कीमत मिले ताकि वो आगे चल के और वस्तुओं का उत्पादन करें, और जो कंज्यूमर है, जो वस्तु को खरीद रहे हैं, उनको भी ऐसा ना लगे कि हम वस्तुओं को ज़्यादा महंगे में खरीद रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में और वस्तुएं खरीद सके हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे सीमित प्रतियोगिता के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, याद रखिएगा। सीमित प्रतियोगिता के बारे में भी बताया गया, यानी यहाँ पे जो कंपटीशन तो होंगे, कंपटीशन तो होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन तो होंगे, लेकिन कंपटीशन जो होंगे वो सीमित होंगे, यानी लिमिट में कंपटीशन होगा। पूरी तरह से कंपटीशन यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको कंपटीशन जो होंगे वो लिमिट मात्रा में होगी। इसके बाद जानना है जो कि वीवीआई है, याद रखिएगा कि कौन कौन सी समस्या है, आर्थिक समस्याएं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जानना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक समस्या है क्या, और आर्थिक समस्याओं के कौन कौन से यहाँ पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। पहले तो आर्थिक समस्याएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो बताया गया है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। जाहिर सी बात है, हमने इकोनॉमी में ये बात सबसे ज़्यादा बार समझा है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित है, उसको
लेकिन कहा गया है कि उसे संतुष्ट करने के लिए जो साधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में। संतुष्ट करने की जो साधन है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, और इसी की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है। इसी को कहा जाता है आर्थिक समस्याएं कहा जाता है। पूरा जान लेते हैं। तो लिखा गया है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन क्या है, मानव के पास साधन जो है वो सीमित मात्रा में है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एरिक रोल। ये देखिए, ये नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एरिक रोल ने क्या बताया है, तो एरिक रोल के अनुसार बताया जाएगा कि आर्थिक समस्याएं मूलतः चयन की समस्या है, चूज करने में प्रॉब्लम होती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए, किस वस्तु का उपभोग किया जाए, किस वस्तु का उपभोग नहीं किया जाए, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो चयन की समस्याएं हैं, जिनमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आपके पास जो ऑप्शन है और जो सीमित साधन है उसी में से आपको उसका क्या करना होगा, उसका चयन करना होगा, उसका प्रयोग करना होगा। एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है लेफ्टविच। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेफ्टविच के अनुसार बोला गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग। इन्होंने बताया है कि हमारे पास क्या है, साधन सीमित है, लेकिन उन साधनों, जो सीमित साधन है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, कितना कुशल माध्यम से, कितने अच्छे ढंग से उसका और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में लेफ्टविच ने बताया है। तो लेफ्टविच के अनुसार विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग, और ऐसे ही पूछा जाता है कि सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग किसके द्वारा बोला गया है, कि सीमित साधन जो है उसका हम लोग कुशलतम प्रयोग कैसे करेंगे, ये बताया है, लेफ्टविच ने बताया है। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं, इसको याद रखना होगा। तो कौन कौन सी समस्या है, तो सबसे पहला जो समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। जो प्रोडक्शन होगा वो किस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करें और कितनी मात्रा में उसका प्रोडक्शन करें, सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी समस्या, जो पहली समस्या है कि जो हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन तो किया जाए लेकिन किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसका कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसकी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। हमने मन में ठान लिया कि ये वस्तु हमें प्रोडक्ट करना है, उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उत्पादन करे तो करे कैसे, इसकी भी एक समस्या होती है, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और सीमित साधनों में किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है देशों में। तीसरा बताया जा रहा है कि उत्पादन तो कर लिया जाए लेकिन उत्पादन किसके लिए करे, ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन तो करे किसके लिए करे। ये सारे बातों को हम लोग अब डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहला हम लोग को जानना है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सवाल है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। आर्थिक समस्याएं हैं तो यह एक चयन की समस्या है, चयन करना होगा। पहले जो आपके पास जो साधन है उसके अनुसार चयन करना होगा कि उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सवाल यही है कि अगर हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु के उत्पादन से क्या सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, ये हमें सोचना होगा। यानी अगर हम जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उससे वस्तुओं उसमें सभी व्यक्तियों के अधिकतम आवश्यकताओं को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। कहा गया है कि सबसे पहला ऑप्शन आता है कि उपभोक्ता वस्तु हम लोग उत्पादन करें कि हम लोग पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें। पहला चयन की समस्या यहाँ पे समझिएगा। उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में, तो किस चीज़ का क्या उत्पादन किया जाए, क्या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तुओं में हम लोग डेली लाइफ की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कपड़ा, गेहूँ, अनाज, ये सब क्या है, हमारी उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीन, औजार, गाड़ियाँ, कार, ये सब जो है वो क्या है, पूंजीगत वस्तुएं हैं। आभूषण, ये सब क्या है हमारे लिए, पूंजीगत। तो उत्पादन इसका करे कि इसका करे, ये सवाल उठता है, ये चयन करना पड़ जाता है। दूसरा बताया जा रहा है
कि निजी वस्तुओं का उत्पादन करे कि सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करे, इसका भी हमको चयन करना होगा। अगर निजी वस्तुओं का करते हैं तो जिसमें आ जाता है मकान आ जाएगा, बाइक आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, दुकान आ जाएगा, ये सब क्या है, प्राइवेट चीज़ है। और सार्वजनिक में क्या हो जाएगा, तो सरकारी स्कूल हो जाएंगे, अस्पताल हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे। ये क्या है, ये चयन की समस्याएं देखने को मिलता है। तीसरा बताया जा रहा है विकल्प क्या है, तो आवश्यक वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरा है विलासिता यानी लग्जरी वस्तुएं हो जाती हैं। विलासिता वस्तुएं में आपका क्या आ जाएगा, तो कार और आभूषण हो जाएंगे। और आवश्यक वस्तु में रोटी, कपड़ा और मकान, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसकी चयन की समस्या होती है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि क्या उत्पादन किया जाए, यह एक तरह का चयन की समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, यह एक तरह की किस तरह की समस्या है, चयन की समस्या है। और चयन कहाँ कहाँ करना है, तो देखिए इन दोनों में चयन करने में दिक्कत होगा, इन दोनों में चयन करने में दिक्कत होगा, इन दोनों में चयन करने में दिक्कत होगा। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्पादन कैसे किया है। दूसरा हमने पढ़ा था कि उत्पादन किया जाए तो कैसे किया जाए। इसकी सबसे बड़ी है तकनीक का चयन। यहाँ पे भी चयन है, लेकिन चयन किस चीज का है, तो टेक्निक का चयन है। अगर मान लीजिए कि हम लोग श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाए, श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक महत्व दिया जाए। इसके अनुसार रोजगार में तो वृद्धि हो जाएगी, यानी जितने भी श्रमिक लोग हैं सभी को रोजगार तो मिल जाएगा। श्रम के आधार पे अगर हम तकनीक का चयन करते हैं तो जिसमें लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी का समाधान निकलेगा, समाप्त नहीं होगा। ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा समझनी है। यहाँ पे लिखा गया है बेरोजगारी का समाधान होगा, बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम श्रम को प्राधान्य देते हैं, यानी श्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे श्रम के आधार पर। दूसरा गया है कि पूंजी प्रधान तकनीक। अगर पूंजी की तुलना करते हैं जिसमें श्रम के तुलना में पूंजी को अधिक महत्व दिया जाए, तो उसमें कुशलता का प्रयोग होगा, उसमें उत्पादक में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा लोग पूंजी वाले लोग होंगे, वो अपने यहाँ किसको काम रखेंगे, पैसे अगर उनके पास ज़्यादा है तो समृद्ध व्यक्तियों को रखेंगे, यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों को, या स्किलफुल जिसमें स्किल भरा हुआ व्यक्ति है उसको रखेंगे। तो इसमें कुशलता का वृद्धि होगा। याद रखिए, कुशलतम होगा यानी अच्छा उत्पादक होगा, तो इसकी वृद्धि होगी। तो यह एक तरह का तकनीक का चयन तो सब में होगा, लेकिन इसमें तकनीक के चयन में भी प्रॉब्लम आने को मिल जाएगा। तो उत्पादन किया जाए तो कैसे किया जाए। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बाद उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, वितरण भी करना होगा। तो वितरण करें तो किसको दे, क्या हम किसी एक व्यक्ति के आधार पे उसका वितरण करें, तो व्यक्ति के आधार पे क्या होगा, आय की वितरण की असमानता होगी। पूंजीवादी व्यक्ति को, पूंजीवाद जिसके पास पैसे है उसको वितरण करे, या जिसके पास कम पैसे उसको कैसे वितरण करे, ये इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। या कार्यात्मक वितरण करे, कार्य के आधार पे जिसमें आय की कोई असमानता समस्या से संबंधित है, यानी आय का कोई असमानता यहाँ पे, यानी कार्य के आधार पे कि कौन व्यक्ति अगर कितना कार्य कर रहा है उस आधार पे वितरण करे, कि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है उस आधार पे वितरण करे। तो कार्य के आधार पे वितरण देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे व्यक्तिगत वितरण जो कि आय के आधार पे यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है, कि आय की असमानता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद जान लेते हैं, इस चैप्टर में हमको सबसे महत्वपूर्ण बातें ये भी पढ़नी है, ये भी BBI है, पीछे जो भी हमने पढ़ाया है वो भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी ये है। और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में खास करके पूछे जाते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र है क्या, जिसे हम लोग PPC कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे पूरा नाम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। ये है क्या, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये है क्या, तो पहला नाम जो है ये सैमुअल्सन का नाम आता है। इनके अनुसार बोला गया है कि PPC है क्या, यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि देखिए, पहले तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जान लेते हैं। जनरली उत्पादन संभावना वक्र जो है वो इस तरह का होता है। अब बताया क्या जा रहा है कि उत्पादन संभावना में वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को, दो वस्तुओं को ले लेते हैं। मान लिए कि एक वस्तु यहाँ पे हो गया और दूसरा वस्तु ये हो गया, और उन सभी संयोगों को, उन सभी के संयोगों को दर्शाता है कि कितना हम लोग उसका उत्पादन किया जाए, कितना उसका उत्पादन किया जाए
तो जो संभावनाएं उत्पन्न होगी, देखिए कितनी संभावना है, इस तरह से ये संभावनाएं हैं। इसी संभावनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो बताया गया है कि सैमुअल्सन ने बताया है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों, यानी ऐड बोल सकते हैं, संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन एवं तकनीक के आधार पर, देखिए जो हमारे पास संसाधन उत्पन्न है, उपलब्ध है, यानी साधन हमारे पास क्या है, सीमित है ना, तो जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है और तकनीक है, उसी के आधार पर उसके ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाए, उसी को कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो इसे हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से कितनी संभावनाएं हो सकती है, ये संभावनाओं को बताया जाता है यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र में। साथ ही साथ बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। जैसे फिर यहाँ पे हम लोग ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है, मान लिया जाए कि ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3। अब कहा क्या जाता है कि अगर एक वस्तु का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे आसानी से। तो कहा गया है कि अगर हम एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो दूसरी वस्तु में उसकी क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी। यानी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं को हमें उसका क्या करना होगा, त्याग करना होगा। तो उसी को यही कारण है कि इसका वक्र जो होगा ऊपर से नीचे, इसका वक्र जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और दाहिने की ओर होता है। याद रखिए ऊपर से नीचे दाहिने ओर होता है, क्योंकि जब इसका मात्रा बढ़ाया जाएगा तो इसमें क्या होते चलिए, देखिए इस तरह से अगर ये ऐसे जैसे से ये ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे ये इधर हो जाए, यानी ऊपर से दाहिने से, ऊपर से नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता चला जाएगा। तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। इसके अलावा कहा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं यहाँ पे बतानी है और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या संभावना है, तो उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, हमारे पास जो उत्पादन के जो साधन है वो स्थिर है और सीमित है, ये मान्यता यहाँ पे बताई गई है। दूसरा है कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग कैसे किया जाए, ये एक तरह की मान्यता है। तीसरा है कि जो हमारे पास तकनीक है वो स्थिर तकनीक है। और चौथा है कि हमें कितनी वस्तुओं को लेना है, 2 वस्तुओं को यहाँ पे हमें मिलाना होगा। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो वक्र की 2 विशेषताएं हम लोग को सबसे ज़्यादा जाननी है। पहला विशेषता क्या है, तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होगा वो ऋणात्मक होगा, वक्र का जो ढाल क्या होगा वो ऋणात्मक होगा। और दूसरा बताया जा रहा है कि इसी में बताया जा रहा है कि बाएं से दाएं ये नीचे की ओर होगा, बाएं से दाएं या नीचे से की ओर होगा, यानी ऊपर से नीचे। हम लोग वहां पे देखे थे, याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया था ऊपर से, कहाँ दिया गया था, ऊपर से नीचे दाहिने ओर। और यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है कि बाएं से दाएं, यानी ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं दोनों आपको याद रखना होगा, और नीचे की ओर यह गिरता है। दूसरा बताया जाए कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। जब इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ तो इस तरह से होता है, यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कनकेव होता है। अब उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होगा वो कैसे हम लोग निकालते हैं, और ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है उन लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखा गया है कि y वस्तुओं की छोड़ी गई मात्रा, छोड़ी गई की मतलब जितना वस्तुओं को त्याग किया गया है उसकी मात्रा हमें यहाँ पे लिख देनी है, और जिस वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त की गई है उसको हमको यहाँ पे लिख देना है। और दोनों के क्या बोल सकते हैं, दोनों के रेशियो को ही बोल सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। और इसी को कहा जाता है सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। किसको, तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो निकलती है उसी को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सीमांत अवसर लागत क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र को, और अच्छे तरह से। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में तो इस ग्राफ के माध्यम से देखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र है। तो बताया क्या गया है, यहां पे दिया गया है कि वस्तु दिया गया है, यहां पे देखिएगा
तो यहां पे दिया क्या गया है कि गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है जो कि लाख टन में है, और दूसरा है मशीन का उत्पादन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक फील्ड है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक फील्ड है और इसमें बताया क्या जा रहा है कि अगर पूरे फील्ड पे अगर हम लोग क्या है मशीन का उत्पादन करते हैं तो वहां पे गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी गेहूं का वहां वो उत्पादन नहीं करेंगे। अगर हमने क्या कर लिया कि मशीन के उत्पादन में कुछ कमी कर दिया तो हमें गेहूं के उत्पादन में वृद्धि मिला, पहले जीरो था अब 1 हो गया। दूसरा बताया क्या जा रहा है कि फिर बोला गया कि और हम लोग इसमें कमी कर देते हैं, जब और यहाँ पे वृद्धि होगा, और हमने यहाँ पे कमी किया और यहाँ पे हमें वृद्धि आया, और अगर इसका मात्रा हमने जीरो यानी मशीन उत्पादन करना हम छोड़ दिए तो यहाँ पे 4 लाख टन हम लोग गेहूं उत्पादन कर सकते हैं। तो कहा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का यह सेट है, ग्राफ के माध्यम से है। और कहा गया है कि सीमांत अवसर लागत किसे कहा जाता है कि इसके एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए इसमें जो कमी किया गया, यहाँ पे बढ़ा कितना 1 बढ़ा और इसमें घटा कितना तो 5 घटा, तो इसी के रेशियो को सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। देखिए ये सीमांत अवसर लागत निकल गया, इसके एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए इसमें जिसकी कमी की गई उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत अवसर लागत कहते हैं, और इसको हम लोग रेशियो में दर्शाते हैं। याद रखिएगा इसे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में दर्शाते हैं। इसका एक ग्राफ है, यहाँ पे इस ग्राफ को भी थोड़ा सा समझिएगा कि ये ग्राफ भी उसी के आधार पे है, इसी के आधार पे ये ग्राफ को यहाँ पे दिया गया है। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव याद यहाँ पे खिसकाव और घुमाव हम लोग को दोनों बातों को समझना होगा, और ग्राफ को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहला इसका है कि उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं रहेगा। याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं होता है, यानी कांस्टेंट नहीं होगा। इसकी स्थिति जो है वो बदलती रहती है, क्योंकि इस वक्र की मान्यता जो है वो बदलती रहती है। जब हमारी अवधारणा बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्थिति भी बदलती चली जाएगी। तो सबसे पहला दिया गया है कि साधनों में परिवर्तन के आधार पर क्या क्या खिसकाव देखने को मिलेंगे, यानी साधन में जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या क्या ग्राफ में खिसकाव देखने को मिलेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला कि अगर साधन में वृद्धि कर दिया जाए, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझिएगा ध्यान से ग्राफ को, क्योंकि ये ग्राफ जब आप समझ जाइएगा तो उत्पादन संभावना वक्र आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो कहा गया है कि अगर साधनों में वृद्धि कर दिया जाए तो मान लीजिए कि पहले से कोई वस्तु पी पे है, यानी पी पे है, वस्तु जो है वो पी पे है। अगर साधनों में वृद्धि किया जाए तो ये वस्तु जो होगा देखिए बढ़ता चला जा रहा है, वस्तु क्या हो गया, बढ़ गया। पी था, अब पी से कहाँ पर पहुंच गया, P1 यहाँ भी पहुंच गया और P1 यहाँ पे पहुंच गया। तो ये साधनों में वृद्धि के आधार पर ये क्या होगा कि ये दाहिनी ओर खिसकाव होगा। इसका खिसकाव कहाँ होगा, दाहिनी ओर इसका क्या होगा, खिसकाव हो जाएगा, यानी राइट साइड में इसका खिसकाव हो जाएगा। अगर साधनों में कमी कर दे, यानी जो हमारे पास साधन है उसमें कमी कर दी जाएगी, तो जो ग्राफ का खिसकाव देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ पे है, P और P पे वस्तु है, यानी P और P पे वस्तु है। जब साधनों में कमी कर दी जाए तो वस्तु घिसक के कहाँ चल जाएगा, P1 पे चला जाएगा, यानी ये बाईं ओर खिसक जाएगा। तो कहा गया है कि जब साधनों में वृद्धि होगी तो जो ग्राफ है वो दाहिनी ओर खिसक जाएगा, और जब साधनों में कमी होगी तो जो वस्तु है वो बाईं ओर खिसक जाएगा। यहां पे ये समझना है। दूसरा चीज है कि तकनीक में परिवर्तन के आधार पे वस्तुओं का, देखिए वहां पे खिसकाव है, यहां पे घुमाव है। तो यहाँ पे 3 बातें हम लोग को पढ़नी है। पहला पढ़ना कि वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखिएगा वस्तु X जो है ये है वस्तु X, यहाँ भी वस्तु X है, तो इन दोनों में समझिएगा। तो कहा गया है कि कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाए। अगर X के तकनीक को बढ़ाया गया है तो Y के तकनीक को नहीं बढ़ाया गया है। तो जब X के तकनीक को बढ़ाया गया है तो घूमेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी जो होगा वो मोर इफिशियंसी हो जाएगी, यानी इसके टेक्निक का हमने, अगर इस ग्राफ को आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि X तकनीक का हमने ज़्यादा, यानी X वस्तु का उत्पादन हमने कुशल तरीके से किया है। वहीं पे दूसरे वाले में हम लोग को देखना है कि Y वस्तुओं का खिसकाव ऊपर की ओर हो रहा है, यानी यहाँ पे ये घुमाव ऊपर की ओर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने Y
वस्तु के टेक्निक में ज़्यादा अच्छा से कुशल प्रयोग किया गया है। यही इस ग्राफ को, यानी वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग, यहाँ वस्तु Y हो जाएगा, यहाँ वस्तु क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, यानी वस्तु Y के उत्पादन के लिए हमने कुशल तकनीक का प्रयोग किया है। तीसरा में बताया जाए कि दोनों वस्तुओं X और Y के उत्पादन के लिए कुशल प्रयोग किया है। तो तीसरा जो ग्राफ है, जब इस तरह से आप में टेक्निक के लिए बारे में पूछा जाएगा, तो जब अगर ग्राफ पैरेलल की ओर रहेगा, देखिए जब ग्राफ पैरेलल रहेगा इसका मतलब है कि इसमें दोनों टेक्निक, यानी वस्तु X के लिए अच्छा कुशलतम प्रयोग किया गया है, वस्तु Y के लिए अच्छी तरह से कुशलतम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि अवसर लागत क्या है, जिसे हम लोग आर्थिक लागत भी कहा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि अवसर लागत को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं। तो अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं, और दूसरा है सीमांत अवसर लागत। दोनों में पहले दोनों में कन्फ्यूजन होगा, देखिए क्या, और उस कन्फ्यूजन को हम लोग किस प्रकार से दूर करेंगे यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले कि अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तुओं का हमें त्याग करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हमने दो वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, मान लीजिए कि हमने एक गेहूं ले लिया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, और एक हमने चावल का प्रोडक्शन किया। ठीक है, गेहूं और चावल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहा गया है कि अगर गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो चावल की मात्रा में हमें कमी करनी होगी। गेहूं की मात्रा अगर बढ़ाई जाएगी तो चावल की मात्रा में हमें क्या करनी होगी, कमी। अगर मान लीजिए कि हम अगर 4 लाख टन गेहूं उत्पादन करते हैं और यहाँ पे हमने 3 लाख चावल के उत्पादन को कम कर देते हैं, तो ये जो कमी हो गया, इसी कमी को अवसर लागत कहा जाता है। यानी इस गेहूं की 4 लाख टन उत्पादन करने के लिए हमें 3 लाख गेहूं का त्याग करना पड़ा। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 4 लाख गेहूं के टन को प्रोडक्ट करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 लाख टन चावल को क्या करना होगा, त्याग करना होगा। और इसी त्याग की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, अवसर लागत कहा जाता है या आर्थिक लागत कहा जाता है। यानी 4 लाख गेहूं पे 3 लाख चावल का हमने क्या किया, त्याग किया। और दूसरा क्या है, सीमांत अवसर लागत क्या है, तो कहा गया कि पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी आती है उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। अब दोनों तो कहने का मतलब हो गया कि जो कमी यहाँ पे आया और जो यहाँ पे हमने त्याग किया वो दोनों तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी मात्रा बताई गई है, यानी पूरा हमने त्याग कर दिया। और यहाँ पे एक वर्ड है अतिरिक्त इकाई, ये समझना है कि ये एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए जिस वस्तु में जितनी कमी की गई, जो ग्राफ हमने यहाँ पे देखा था, जो बताया था आपको ग्राफ में कि इसकी एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए इसमें जो कमी की गई, उसी कमी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और वहाँ पर भी हमने बताया था कि ये सीमांत अवसर लागत का रेशियो है, याद रखिएगा। तो सीमांत अवसर एक अतिरिक्त इकाई को बताता है कि अगर एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए इसमें जो कमी की गई, उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो सीमांत अवसर लागत हानि तथा लाभ के अनुपात को, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात को बताया जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो है वो पढ़ना है उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति ले लेता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बोला गया कि जब सीमांत अवसर लागत का अनुपात, देखिएगा यहाँ पे अनुपात यानी जो रेशियो जो होगा सीमांत अवसर लागत का, सभी बिंदु पर क्या होना चाहिए, स्थिर अथवा नहीं बदलती है, तब उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा, वो एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा में होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कि कि जो सीमांत अवसर लागत का जो रेशियो होगा, जो अनुपात जो होगा, वो सभी बिंदु पर बराबर होगा। मान लीजिए कि पहली बिंदु पे जो अनुपात आता है वो इतना आता है, इतना आता है, दूसरी बिंदु पे भी अनुपात कितना होगा, इतना होगा, तीसरी बिंदु पे अनुपात भी इतना ही होगा, जब इसको क्रॉस किया जाएगा तो इतना ही होगा। तो सभी बिंदुओं पे जो अनुपात होगा वो जब सभी जगह इक्वल अनुपात में होगा
तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वक्र एक सरल रेखा की आकृति में ले लेता है। तो इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके एमसीक्यू को जानेंगे। यहाँ पे आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।